नमस्कार। हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल्ली में एक घटना घटती है रॉ आईएएस कोचिंग संस्थान के अंदर। चूंकि उस संस्थान का लाइब्रेरी बेसमेंट में होता है। बेसमेंट में दर्जनों छात्र छात्राएं पढ़ रहे होते हैं। अचानक से पाइप फटता है, पानी भरता है और चूंकि उसका दरवाज़ा सेंसर युक्त था, शॉर्ट सर्किट होने के कारण बिजली गुम हो जाती है और सेंसर कार्य नहीं कर पाता है, दरवाजे बंद रहते हैं। एकाएक पानी भर जाने के कारण बाहर नहीं निकल पाते हैं छात्र छात्राएं और उसमें 3 छात्र छात्राओं की मौत हो जाती है। बेहद ही यह गंभीर मामला था। पूरे देश का सिस्टम पर सवाल खड़ा देने वाला था। सर्वप्रथम मैं इन सभी काबिल छात्र छात्राएं जो आगे चल करके अपने खुद का, परिवार का, समाज का, देश का नाम रोशन करते, उनका इस प्रकार से असामयिक मौत हो जाने से काफ़ी मर्माहत हूँ। भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ एवं उनके परिजनों के साथ संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन सिर्फ श्रद्धांजलि व्यक्त कर देने से, संवेदना जता देने मात्र से सिस्टम सुधर नहीं जाएंगे। और एक समाज में जो माहौल खड़ा किया गया कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध, कोचिंग संचालकों के विरुद्ध, यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। आईएएस, यूपीएससी, आईपीएस की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के अंदर सिचुएशन को समझ पाने, संभाल पाने हेतु योग्यता नहीं है, यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की मेन स्ट्रीम्स मीडिया इस घटना को लेकर के जो राजनीति कर रही है, जिस प्रकार से समाज में कोचिंग संचालकों, कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध माहौल खड़ा कर रही है, उसमें सभी यूपीएससी की तैयारी करने वालों के साथ साथ अन्य युवक युवतियां भी फंसते चले जा रहे हैं। उनके अभिभावक और परिजन भी फंसते चले जा रहे हैं। कल तक जो शिक्षक या शिक्षिका उन यूपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों, विद्यार्थियों के लिए भगवान समान थे, आज एक घटना घटती है और उसके बाद उनके मस्तिष्क में उन शिक्षक, उन शिक्षिकाओं, उन कोचिंग संचालकों के प्रति, उनके विरुद्ध अपमानजनक भाव उत्पन्न हो जाता है और अपमानजनित शब्दों से उन्हें वो व्यक्त भी करते हैं। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। चाहे वह देश के जाने माने शिक्षक विकास दिव्य कीर्ति सर हों, चाहे अवधूता सर हों या फिर पटना वाले खान सर हों, लोग इन्हें अपना आइडल समझते हैं। इनको पढ़ने वाले इनसे भगवान समझते हैं। लेकिन एक घटना घटती है और उसके बाद से इन तीनों के खिलाफ खास करके मेन स्ट्रीम्स मीडिया के माध्यम से इस प्रकार से जहर उगले जाते हैं, इस प्रकार से जहर बोए जाते हैं, जिसका समाज पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अलग प्रकार से माहौल खड़ा किया जा रहा है, उसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। खान सर के बारे में पटना से लेकर के दिल्ली तक के जो मेन स्ट्रीम्स न्यूज चैनल हैं, उन लोगों ने अफवाह फैलाने का प्रयास किया। खान सर ने, चूंकि 3 होनहार काबिल छात्राओं की मौत हुई थी, उसे लेकर के उन्होंने 3-4 दिनों तक अपना कोचिंग संस्थान बंद रखा। उसी बीच जांच भी हुए, एसडीएम वगैरह का, डीएम वगैरह का मीटिंग भी हुआ और उसमें खान सर का जो है योगदान को लेकर के, भूमिका को लेकर के, चूंकि उनका कोचिंग बंद रहा, इसे लेकर के तमाम तरह के सवाल या निशान पर खड़े किए गए और उनके विरुद्ध अफवाह फैलाए गए। हालांकि इन सभी से खान सर के ऊपर कोई विशेष प्रभाव न पड़ा है और न पड़ने वाला है, या फिर विकास दिव्य कीर्ति सर हो, ओझा सर हो, किन्हीं के ऊपर कोई विशेष प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन चूंकि महज पिछले 2 दशक से जो भारतीय न्यूज चैनलों का भूमिका रहा है चौथे स्तंभ के रूप में, और जो रैंकिंग रहा है पूरे विश्व भर में, उसे लेकर के विकास दिव्य कीर्ति सर हो, ओझा सर हो, खास करके खान सर हो, इन्होंने हमेशा उपेक्षा किया है इन मेन स्ट्रीम्स न्यूज चैनलों का, ज़्यादा तरजीह नहीं दिया। इस वजह से इन लोगों को एक अवसर मिला और उन्होंने इन शिक्षकों को टारगेट कर लिया। हालांकि उसका कोई विशेष प्रभाव पड़ा नहीं। कुछ समय के लिए थोड़ा छात्र छात्राओं, अभिभावकों के बीच इन शिक्षकों के विरुद्ध उनके मन मस्तिष्क में एक गलत भाव उत्पन्न हुआ, लेकिन उसका भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि क्या वह घटना नहीं घटती तो जिस प्रकार से शासन प्रशासन एक्टिव दिखा, क्या एक्टिव हो पाता?
बेसमेंट में क्या सिर्फ पुस्तकालय ही, लाइब्रेरी ही चल रहे हैं? क्या सिर्फ कोचिंग संस्थान की कक्षाओं का ही संचालन हो रहा है? क्या बेसमेंट में मार्केट नहीं है? क्या बेसमेंट में अन्य कोई कार्य नहीं हो रहे हैं जहाँ पे अचानक से पानी भर जाने के कारण दुर्घटनाएं हो सकती है? हो सकती है। ये जो बेसमेंट में, चाहे वह अपार्टमेंट हो, चाहे वहाँ पे मॉल चल रहे हों, दुकान चल रहे हों, मार्केट सजाए गए हों, कोचिंग संस्थान चलाए जा रहा हो, लाइब्रेरी हो या अन्य कोई भी कार्य हो रहे हों, सभी अनलीगल है। बेसमेंट में कुछ भी नहीं होना चाहिए। बेसमेंट में ऐसा कोई कार्य होना ही नहीं चाहिए जहाँ पे पब्लिक जाए, भीड़ भाड़ लगे, क्योंकि अचानक से बेसमेंट में आग लग जाती है, पानी भर जाती है, तो लोग निकल नहीं पाएंगे और दुर्घटनाएं होंगी ही होंगी। लेकिन अब एक कोचिंग संस्थान में इस प्रकार की घटना घटा, इस वजह से सारे कोचिंग संस्थान ऊपर सवालिया निशान खड़े कर दिए गए और कोचिंग संस्थानों की जांच प्रारंभ की गई। उसके बाद उनको गाइडलाइन दिया गया और उस गाइडलाइन के अनुरूप उन सभी को चलने होंगे। अच्छी बात है, सभी को गाइडलाइन के अनुरूप चलने चाहिए, कोचिंग संस्थान हो या फिर सरकारी जितने भी शैक्षणिक संस्थान हो या अन्य कोई भी संस्थान हो, सभी को नियमतः ही चलने चाहिए। मैं आपको बिहार के ही सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के हालात से रूबरू कराऊंगा कि सरकार जो आज कोचिंग संस्थानों पर नियम कानून थोप रही है, और साथ ही आपको यह जान करके भी हैरानी होगी कि कोचिंग संस्थान जो निजी तौर पर चलाए जा रहे हैं, उनका वह एक व्यवसाय है, उनका वह एक रोजी रोटी का जरिया है। सरकार कोई भी नियम कानून यदि उन पर थोपती है तो मजबूरन उन्हें उसे पालन करना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में कोचिंग संस्थान बंद हो जाएंगे, वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो मजबूर हैं सरकार के द्वारा थोपे गए किसी भी नियम कानून को मानने के लिए। साथ ही अभिभावकों को भी मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं यह है, चाहे वह सस्ता पढ़ा रहा हो, महंगा पढ़ा रहा हो, फ्री में पढ़ा रहा हो, जैसे भी हो, कि निजी संस्थानों में, निजी कोचिंग में यदि उनका बच्चा जा रहा है तो वहां पे वह सुरक्षित रहे, पढ़े अथवा न पढ़े। सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में कहां उतने नियम कानून का फॉलो किया जाता है जितने कोचिंग संस्थानों में किए जाते हैं। आप एक नजर अपने आसपास के सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों पर डाल लें, वहां जाएं, वहां भ्रमण करें। जब रॉ कोचिंग संस्थान के अंदर इन तीनों बालिकाओं की मौत हुई तो उन्हें मुआवजा के तौर पर हेड 50 लाख रुपए की घोषणा की गई। दृष्टि कोचिंग संस्थान एवं अन्य 4 अन्य संस्थानों ने भी उस पीड़ित परिजन को मदद स्वरूप उनकी दुख को कम करने के लिए, अपने खुद को भागीदारी बनने के लिए 10-10 लाख रुपए का उन्होंने घोषणा किया। वे उस मरहम को नहीं भर सकते हैं, उस परिवार ने जो कष्ट झेला है कतई भी उसे पूर्ण नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनकी दुख में भागीदार बन सकते हैं और आर्थिक मदद ही किया जा सकता है, अन्य किसी भी प्रकार से कोई भरपाई नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से रकम घोषित किए गए हैं, उनको वो मिलेंगे। लेकिन मेरा सवाल यह है सरकार, विभाग, पुलिस प्रशासन से कि जो सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं तो उसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही किसकी है? पिछले 1 वर्ष में सिर्फ बिहार की मैं बात कर रहा हूं, 100 से अधिक छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं का मौत विद्यालयों में हुआ, विद्यालय आने जाने के क्रम में हुआ। लेकिन न तो विभाग और न ही सरकार इसकी जिम्मेदारी ली और जवाबदेही दी, और न ही पीड़ित परिजनों को किसी भी प्रकार से आर्थिक मदद किया गया। यहां तक कि शिक्षा विभाग के जो अंग हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं, उनकी मौत पर शिक्षा विभाग की तरफ से संवेदनाएं भी व्यक्त नहीं की गई। पीड़ित परिवारों का हमदर्द भी नहीं बना गया, उनको श्रद्धांजलि भी नहीं दी गई। जब जनवरी माह में अत्यधिक ठंड पड़ रहे थे, उस समय भी एक पागल, जिद्दी, सनकी अधिकारी के द्वारा विद्यालय खुले रखे गए, जिस वजह से लगातार दर्जनों छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं बीमार पड़े, मौत हुई उनकी। जब भीषण गर्मी पड़ रहे थे, विद्यालयों को खुला रखा गया, शिक्षक शिक्षिकाओं को विद्यालय आने पर मजबूर किया गया। जब विद्यालय खोले गए छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं सभी के लिए, उस समय पूरे देश भर के विद्यालय बंद थे, जिस कारण गर्मी अत्यधिक थी, तो मौतें हुई लगातार छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं का। उस समय भी कोई सुध लेने वाला नहीं था, किसी ने कोई श्रद्धांजलि नहीं दी, किसी ने कोई संवेदना नहीं व्यक्त की, किसी ने कोई आर्थिक मदद नहीं किया किसी भी छात्र छात्राओं के मरने या फिर शिक्षक शिक्षिकाओं के मरने के उपरांत।
मैंने कई वीडियो बनाया है अपने एक दूसरे चैनल एसएन गुरुकुल पर, और मैंने बताया है कि किस प्रकार से पूरे बिहार भर में कहीं एक छोटे से शौचालय में सिमट करके सरकारी विद्यालय चलाए जा रहे हैं, कहीं एक कमरा दो कमरा में 250-300 बच्चों का नामांकन है, उन्हें पढ़ाया जा रहा है, कहीं शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए बैठने तक के लिए जगह नहीं है, चेयर नहीं है, टेबल कुर्सी नहीं है। कोई विद्यालय में गेस्ट आ जाते हैं तो शिक्षक शिक्षिकाओं को खड़ा रहना पड़ता है उन गेस्टों को बैठाने के लिए। बहुत ऐसे विद्यालय हैं जहां पर है ही नहीं, सिर्फ कार्यालय में हेडमास्टर को बैठने के लिए एक कुर्सी है, उसके बाद किसी भी कक्षा में कोई चेयर नहीं है। शिक्षक शिक्षिकाएं दिन भर खड़ा होकर के पढ़ाते रहते हैं, या फिर वो पैर उनकी थकती है, दुखती है, तो वे खिड़कियों पर बैठ करके किसी प्रकार से पूरा दिन गुजारा करते हैं। अभी वर्तमान की हालात क्या है? बरसात का समय है, पूरे बिहार भर के हजारों सरकारी विद्यालय जलमग्न हो चुके हैं, लेकिन न तो विभाग की चिंता है न सरकार की चिंता है कि आखिर उन जलमग्न विद्यालयों में कक्षाओं का संचालन कैसा होगा, शिक्षक शिक्षिकाएं वहां तक पहुंचेंगे कैसे, छात्र छात्राएं वहां तक पहुंचेंगे कैसे। आज उत्तरी बिहार में कई नदियां उफान पे हैं, तेज धाराओं के साथ पानी बह रहा है। पानी इतना अधिक है उन नदियों में कि सड़कों पर पानी बिखर चुके हैं, सड़क भी अब नाले में तब्दील हो चुका है, नदियां के धाराएं सड़कों पर उतना ही तेज गति से चल रही है। शिक्षक शिक्षिकाएं छात्र छात्राएं मजबूर हैं नाव से विद्यालय तक जाने के लिए, छात्र छात्राएं नहीं भी जाएंगे तो भी शिक्षक शिक्षिकाओं को विद्यालय पहुंचना है। विद्यालय आने जाने के क्रम में शिक्षक शिक्षिकाएं काफी खतरों से गुजर रहे हैं, वो जान जोखिम में डाल करके विद्यालय और जा रहे हैं। कई ऐसे घटनाएं हैं, एक दफा 1 दर्जन से भी अधिक शिक्षक शिक्षिकाएं एक नाव पर सवार थे वो पार पाने के लिए, लेकिन काफी ज्यादा कुहासे भरा वहां पे पर्यावरण देखने को मिला, और वहां पे जो नौका चलाने वाले थे उनको पता ही नहीं चल पा रहा था कि किनारा कहाँ है, दिख ही नहीं रहा था, कुछ भी दिख नहीं रहा था। 2 घंटा तक उसी पानी में इधर से उधर नाव विचरण करते रहा। अंततः काफी मशक्कत, काफी जदोजहद के बाद किनारा मिला। यदि नहीं मिल पाता किनारा, जो नौवाहक था उसके अंदर इतनी काबिलियत नहीं होती, तो फिर उन दर्जन भर शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ क्या होता। 2 दिन पहले की घटना है, नाव से शिक्षक शिक्षिकाएं पार हो रहे थे, उसी बीच आंधी भरा वर्षा होना शुरू हो गई, सभी भीग गए। अब उस आंधी में यदि नौका पलट जाता तो फिर उस पर सवार शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ क्या होता। अब लगातार बारिश हो रहे हैं, जल स्तर बढ़ते जा रहा है, तूफान भी चल रहे हैं, आंधियां भी चल रहे हैं, धाराएं तेज होती जा रही हैं, नदी का जो जल स्तर है, जो जल प्रवाह है, उसका चौड़ीकरण होते जा रहा है, तो नाव भी अत्यधिक नहीं चल पा रहे हैं, नौवाहक भी वे खतरा मोल नहीं लेना चाह रहे हैं, बहुत कम संख्या में नाव देखने को मिल रहा है। अब उन्हीं से सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को आना और जाना है। जाने के क्रम में भी उनको अपने कमरे से काफी पहले निकलना पड़ रहा है, क्योंकि ससमय पहुंच करके उनको डिजिटल अटेंडेंस बनाने हैं। अब 4:30 बजे वे डिजिटल अटेंडेंस स्कूल आउट करके ही वहां से निकलेंगे। अब उनको नौका कब मिलेगा, इसके इंतजार में वे काफी लंबे समय तक खड़े रह रहे हैं। उनको कमरे तक आने में 7:30-8 बज जा रहे हैं। अंधेरे में उनको नाव से यात्रा करना पड़ रहा है। यदि इस अंधेरे में नाव कहीं खो जाए, गुम हो जाए, तो उन शिक्षक शिक्षिकाओं का क्या होगा, और इसकी जिम्मेदारी जवाबदेही किसकी बनती है। छात्र छात्राओं को, शिक्षक शिक्षिकाओं को जो सरकारी विद्यालय में कार्यरत पढ़ रहे हैं, क्या उनके जीवन का कोई मोल नहीं है? क्या जो कोचिंग संस्थानों के ऊपर नियम कायदे थोपे जा रहे हैं, क्या कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के ही जीवन का मोल है? सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के जीवन का कोई मोल नहीं है? यह हमें सोचने और समझने की आवश्यकता। और आप सभी देश के जितने भी गरीब हैं, मजलूम है, गरीब है, किसान है, दबे कुचले, शोषित, वंचित, दलित, पीड़ित, आदिवासी, समाज के अंत में बसने वाले लोग हैं, आपका भविष्य तभी सुरक्षित है, आप तभी सुरक्षित हैं जब आपका सरकारी जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, सरकारी अस्पताल हो, सरकारी विभिन्न विभागों के कार्यालय हो, सचिवालय हो, समरणालय हो, न्यायालय हो, अन्य जितने भी सरकारी संस्थान हैं, फैक्ट्री टैक्ट्री जो भी हैं, वे सभी सुरक्षित हैं, तभी आप सुरक्षित हैं। जिस प्रकार से राजनीति की जा रही है, जिस प्रकार से समाज के ऊपर, जिस प्रकार से राजनीति के ऊपर विशेष लोगों का प्रभुत्व है, और जो उनका मनसा है, यदि वे उस मनसा में कामयाब हो गए
तो फिर कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट सेफ नहीं रहेंगे। और जब सरकारी संस्थान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाएगा तो आप सभी जितने भी गरीब मजलूम किसान मजदूर शोषित वंचित दबे कुचले आदिवासी दलित पिछड़े समाज के अंत में बसे हुए लोग हैं, आप पुनः आज से 50 वर्ष पूर्व के भांति जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए जो मेन स्ट्रीम्स न्यूज चैनल है वहां भी वैसे ही लोगों का प्रभुत्व है, कतई नहीं चाहते हैं कि सरकारी संस्थानों का हालात सुधरे। इसलिए जब भी उनको अवसर प्रदान होता है तो वे हावी हो जाते हैं निजी संस्थानों के ऊपर और इसी में दब जाता है सरकारी संस्थानों के सारे कमियां, दिखने लगता है निजी संस्थानों के सारे कमियां, सारे परेशानियां, और उसी के पीछे पड़ जाते हैं पूरे भारतवर्ष, पूरे बिहारवासी, जो कतई भी हमारे हितकारी नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप निजी संस्थानों में भीड़ देख रहे हैं, अब उस अनुरूप उन्हें मेंटेन भी देना है, मैनेज करना है। चाह करके भी कोचिंग संचालक अपने कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को सस्ती शिक्षा उपलब्ध नहीं करा पाता है, इसलिए कि इतने नियम कानून थोपे गए हैं सरकार के द्वारा, इतने शिक्षा के ऊपर टैक्स वसूले जाते हैं सरकार के द्वारा। जब शिक्षा को टैक्स फ्री किया जाएगा तभी जाकर के शिक्षा सस्ता हो पाएगा, लेकिन सरकार कर नहीं रही है। खान सर जैसे एक ब्रांड टीचर, जहां पे आप जाएंगे तो अत्यधिक संख्या में गरीब किसान मजदूर दबे कुचले शोषित वंचित आदिवासी दलित पिछड़े समाज के अंत में बसे हुए लोगों के ही बच्चे होते हैं। आप उस वजह से मेन स्ट्रीम्स न्यूज चैनल में जो उच्च वर्गीय लोगों का प्रभुत्व है उनके द्वारा खान सर जैसे कोचिंग संस्थानों को टारगेट किया जाता रहा है और किया जा रहा है, ताकि वह कोचिंग संस्थान बंद हो जाए, उसके विरुद्ध आम जनमानस के मन मस्तिष्क में बुरा ख्याल उत्पन्न हो, खान सर के विरुद्ध लोगों के मन मस्तिष्क में अपमानजनक भाव उत्पन्न हो और वहां से उनका मोह भंग हो सके। लेकिन जो पढ़ चुके हैं, जो पढ़ लिख लिए हैं, उनके अंदर इतनी समझ हो चुकी है, मेन स्ट्रीम्स न्यूज चैनलों के द्वारा बारंबार खान सर के विरुद्ध प्रोपगेंडा चलाए जाने के बावजूद भी उन पर कोई असर नहीं पड़ा और न पड़ने वाला है। आप सभी बिहारवासी, भारतवासी सजग रहें, सतर्क रहें। उन चंद चाटुकारों जो सत्ता के सुख भोग रहे हैं, जो जाति धर्म को लेकर के हमेशा से प्रोपगेंडा चलाते रहे हैं, आप सभी के हितैषी रहे, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, उनके विरुद्ध उन्होंने जो प्रोपगेंडा चलाने का प्रयास किया है बारंबार, उन सभी से सावधान रहें और आप खुद सोचें और समझें कि आपका हितैषी कौन है। दूसरे के फैलाए गए अफवाह के चक्कर में पड़ करके आप अपना जीवन बर्बाद न करें। और मैं गुजारिश करूंगा यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं से कि आप भविष्य में आईएएस आईपीएस बनने वाले हैं, लेकिन इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है आपके अंदर यह समझ होनी चाहिए। जो प्रोपगेंडा फैलाया गया उसमें पढ़ करके आप कल तक जिन शिक्षकों को भगवान मान रहे थे उनका आज अपमान करने पर उतारू हैं, तो यह दुर्भाग्य है आपकी शिक्षा को लेकर के, आपकी नैतिकता को लेकर के। आपको इस पर गंभीर विचार करने होंगे और यह भी आपको समझना और सोचना होगा कि जो नियम कायदे कोचिंग संस्थानों पर थोपे जा रहे हैं वो सारे नियम कायदे अन्य पब्लिक प्लेसेस पर भी थोपे जाने चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ने ही नहीं जाते हैं, आप बेसमेंट में मार्केटिंग करने भी जाते हैं, आप बेसमेंट में मॉल में भी जाते हैं, आप बेसमेंट में अन्य कार्य हेतु भी जाते हैं। कई कार्यालय भी बेसमेंट में चल रहे हैं। बेसमेंट में नहीं भी चल रहे हैं तो सरकारी विद्यालय, कार्यालय, महाविद्यालय, समाहरणालय, सचिवालय, न्यायालय ऐसे जगहों पर है जो शहरों के अन्य स्थानों की अपेक्षा वह गहराई में है, जो बेसमेंट नहीं होने के बावजूद भी थोड़ा भी वर्षा होता है तो वह जलमग्न हो जाता है। क्या वहां पे घटनाएं नहीं घट सकती है? घट सकती है और घट रही है। लेकिन सरकारी संस्थानों में जो घटनाएं घट रही हैं जिसमें सरकार का कमियां दिखती है, उन पर किसी का नजर नहीं है, जिस पर नजर डालने की आवश्यकता है।